हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लो। बिकॉज तो जाइए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन हमारी है स्टडी किडा के नाम से प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कीजिए और जुड़े रहें स्टडी किडा से। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करेंगे जो नायर है, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, उन्होंने ग्रुप बी के 70% कोटा की जो वैकेंसीज थी वो निकाल दी थी। तो एएम जो है वो कौन कौन फिल कर सकता है, उसका सिलेबस क्या रहेगा, पेपर कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कितने आते हैं, वो सबको हम एक एक करके स्टेप स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप किसकी मदद ले सकते हो, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले तो समझते हैं कि जो एएम है वो बनने का तरीका क्या होता है और कौन-कौन इसको मतलब फॉर्म को कौन फिल कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर अगर आपको एएम बनना है तो आपका ऑपरेटिंग जो कैडर है वो होना चाहिए। आई थिंक ये बात सबको पता रहेगी। तो जो हमारे स्टेशन मास्टर होते हैं, ट्रेन मैनेजर्स होते हैं, सेक्शन कंट्रोलर होते हैं, या ग्रुप सी के वो सब लोग जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के हैं वो एएम का एग्ज़ाम भरते हैं। ये 4800 पे ग्रेड की पोस्ट होती है जिसमें आपको ग्रुप बी का दर्जा मिलता है। उसके बाद आप एएम से कुछ टाइम बाद डीओएम बनते हो और उसके बाद जो लास्ट रहता है वो बीओ की रेंज में, मतलब एक डिवीज़न की जो हाईएस्ट पोस्ट रहती है वो सीनियर डीओएम रहती है। वो आप उनके मतलब पूरे एक डिवीज़न के इंचार्ज आप बन जाते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एलडीसी एग्ज़ाम और एक होता है प्रमोशनल कोटा। अभी जो वैकेंसी आई है वो प्रमोशनल कोटा की आई है। हम दोनों को डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या-क्या पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले हम 30% की बात करते हैं कि उसके अंदर क्या-क्या और कैसे-कैसे क्या-क्या एग्ज़ाम होता है। अगर हम बात करें एलडीसी कोटा 30% वाले की, तो उसके अंदर देखो एलिजिबिलिटी तो क्या रहेगी, वही 4200 पे ग्रेड होना चाहिए। अभी देखो इस बार चेंज कर दिया है, पहले 5 साल का रूल होता था, अभी 3 साल कर दिया है। 3 साल नॉन फोर्टियस सर्विस, बोले तो ऐसा नहीं है कि 3 साल के अंदर आप 1 महीना गायब हो, एब्सेंट लगी हुई है आपकी, लगा आपकी 3 साल की ड्यूटी आपकी होनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसका एग्ज़ाम जो होता है वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसके अंदर प्रोफेशनल सब्जेक्ट मतलब जो ऑपरेटिंग जो हमारा वो है सब्जेक्ट है, उसके कितने क्वेश्चंस आते हैं, 80 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा पोर्शन में जनरल नॉलेज जो होते हैं या जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो हिंदी है उसके 40 क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड जो है वो एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस रूल्स। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपके जो पर्सनल के रूल होते हैं कि लीव कैसे लेते हैं, सीए को किस तरह क्लब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सीसीएल का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको वैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। हमने हर एक उसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है। उसके अलावा हमारे स्टडी कीड़ा की एप्लीकेशन है, उस पर भी जाके आप एस्टेब्लिशमेंट का कोर्स परचेज कर सकते हो, ऑपरेटिंग के कोर्स परचेज कर सकते हो। और आप देखो पूरा पेपर जो होता है ये सीबीटी वो होता है एमसीक्यूज पे, ठीक है। और ये अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आप ऐड करोगे तो 150 नंबर्स बनते हैं और 150 में से 90 मिनिमम आपको रिक्वायर्ड है। तो जैसे आप रेलवे में आने से पहले सबने बोला होगा कि पेपर सेट मारो, पेपर सेट मारो, तो वो पेपर सेट से आप पेपर क्वेश्चंस याद कर सकते हो। इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं होती, आपको कोई लिंक नहीं करना होता। इसलिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो अभी 70% का आ गया है और 30% का भी अभी आने वाला है। तो आप स्टडी कीड़ा पे जाके, हमारी एप्लीकेशन पे जाके कोर्स हम भेज ही नहीं रहे, लेकिन और कोई तरीका भी नहीं है आपके पास प्रिपरेशन करने का। अगर आप बुक पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे तो बुक में आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस आएंगे सामने, आप उनको याद करोगे तो एक अच्छा मेथड है वो। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन पेपर है, उसमें 175 क्वेश्चंस हो गए। आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 150। याद रखो क्वेश्चंस 175 आएंगे, ऑप्ट आपको 150 करने हैं, 90 उसमें से करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। उसके बाद सेकंड पोर्शन जो होता है उसमें आपका वाइवा होता है, मतलब आपका इंटरव्यू होगा, और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे होता है ना, वैसे ही आपका जो आपका सर्विस रिकॉर्ड है वो चेक होता है। तो आपका जो इंटरव्यू है वो 25 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद आपका जो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस होती है वो 25 मार्क्स का होता है। और याद रखना इसमें क्या होता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है कि क्या आपको जो अपार मिलता है, जो आप अपार मिलता है, आपको अपार की कोई वैल्यू है नहीं है। एक बार जाके आप उस वीडियो को देखना, आपको समझ आएगा कि उसकी कितनी वैल्यू है और यहीं पे वो काम आता है। याद रखना हमारे यहाँ पर ग्रेडिंग कैसे होती है, एवरेज, गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको ग्रेडिंग के मार्क्स मिलते हैं। तो 5 साल की सर्विस अगर है, ठीक है, मतलब अगर 5 साल की अगर हम सर्विस मानते हैं उसको डबल कर देते हैं वो।
अगर मान लो सॉरी 3 इयर्स का वो लेते हैं, आउटस्टैंडिंग मिलता है तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, तो 3 साल अगर आपको 5 5 5 मतलब आउटस्टैंडिंग मिला है तो 5 दिए 15 हो गया, उसको वो डबल कर देते हैं, तो कितने हो गए 30 मार्क्स का। तो उसमें आपके एटलीस्ट 15 मार्क्स होने ज़रूरी हैं, मतलब आपको वेरी गुड, वेरी गुड और 1 गुड, तो 4 और 4 8 और 3 11, तब जाके आपके बनेंगे। मतलब आपका वेरी गुड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वेरी गुड नहीं हुआ तो आपको आप मतलब एलिजिबल नहीं हो पाओगे। उसके बाद जो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस के 25 मार्क्स हो गए, आपके वाइवा के 25 मार्क्स हो गए, ये मिला के 50 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। और उसमें से भी आपको कितने मार्क्स चाहिए, मिनिमम 30 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। अब आता है सेकंड पोर्शन जो 70% कोटा है, जो अभी वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी के अंदर देखो क्या होता है, इसकी ये अंदर ये थोड़ा सिंपल रहता है। पहले ये एग्जाम 70% का एओएम के लिए बहुत ही अलग तरीके से होता था, सिर्फ एपीओ को छोड़ के। इसमें क्या करते थे वो, मान लो 5 सीट एओएम की आई है, तो वो 6 टाइम्स 30 लोग एलिजिबल होते थे उस पोस्ट के लिए, और वो 30 पीपल कौन होते थे, उस डिवीजन के सबसे सीनियर मोस्ट, ठीक है। अब बिकॉज डिवीजन वाइज होता नहीं है, ये जोन वाइज होता है, उस जोन के सबसे सीनियर मोस्ट। तो 70% के अंदर जो यंगस्टर्स हैं, 2018 बैच वाले जो लड़के हैं, सबसे यंग आई थिंक वही हैं। उसके बाद एक और जो 2019 वाला हुआ था CN 15, उसके बाद 19 वाला, वो जो लोग हैं वो भी इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं, बैठ सकते हैं अगर उनको 3 साल हो गए हैं। तो 18 वाले तो 100% बैठेंगे। तो इस बार उन्होंने बोला कि हम एग्ज़ाम सबका लेंगे, ठीक है, लेकिन आउटस्टैंडिंग अगर आप आओगे तो आउटस्टैंडिंग वाले को हम प्रेफरेंस देंगे, मतलब आपके 80 मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, पहला एग्जाम आपका होगा 70 मार्क्स का, मतलब आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट रहेगा। सेकंड जो रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंस के क्वेश्चंस पूछेंगे वो। और उसके बाद सिमिलरली आपको 60 मार्क्स क्वालिफाइंग लेके आने हैं, और ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा, उसका ड्यूरेशन 3 घंटे का रहता था, बिकॉज 150 क्वेश्चन होते थे। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो 100 नंबर का क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर के हो गए, और 60 मार्क्स आपको उसमें से लेके आने हैं। अगला अगला क्या आता है, सिमिलरली इसके अंदर देखो इन्होंने चेंज किया है, पहले 5 साल होता था, इस बार उन्होंने बोला कि अगर लेवल 6 में हो तो 3 साल की सर्विस होनी जरूरी है, ठीक है। और अब एज 1/1/2025 तक हो जानी चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि अगर आप नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी में हो और ट्रांसपोर्टेशन से बिलोंग करते हो, तब भी आप ये भर सकते हो। और तीसरा उन्होंने बोला कि अगर आप रनिंग स्टाफ हो, लेवल 5 में हो, पे बैंड 1 ग्रेड पे 2800 में हो, और 3 साल हो चुका है आपको, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद अगर हम बात करें सिमिलरली, इसके अंदर भी पहले पोर्शन के अंदर वो 100 नंबर का पेपर होगा, उसके बाद 25 नंबर का वाइवा होगा, 25 नंबर का रिकॉर्ड ऑफ सर्विस होगा, और 30 मार्क्स आपको मिनिमम लाने हैं, 50 आपके मिनिमम रिकॉर्ड में होने चाहिए। इंपॉर्टेंट अगर डेट्स की बात करें, उससे पहले अगर बात करें तो रिजर्वेशन इसके अंदर पीडब्ल्यूडी जो हमारे हैंडीकैप जो भाई हैं उनके लिए इसमें मिलता है, ठीक है। इसमें एलडी कैटेगरी, उसमें 2 कैटेगरी होती है, तो एलडी कैटेगरी वाले को इसमें मिलेगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एक प्री प्रोपोर्शनल ट्रेनिंग होती है, मतलब आपको अलग से क्लासेस दी जाएंगी, पढ़ाया जाएगा आपको, तो वो आपको मिलता है, उसका बेनिफिट भी मिलता है। ये तो आपको आई थिंक पता ही लग गया होगा अब तक। और इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी लिस्ट पब्लिकेशन जो है वो 31/12/2024, मतलब अभी आज से 7-8 दिन बाद में जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो उसकी एलिजिबिलिटी लिस्ट आ जाएगी कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। उसके बाद एग्ज़ाम की जो डेट है वो CBT की डेट इन्होंने मार्च की रखी है, 9 मार्च की, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की 23 मार्च की, और प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग जो हमारे भाइयों को मिलेगी वो 15 तारीख से शुरू हो जाएगी टेंटेटिवली, और 10/2 मतलब 10 फरवरी तक जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या उसके अंदर अगर कोई रिजर्वेशन है तो वो क्या है। इस चीज़ की हम बात कर ली, हमने दोनों एग्जाम्स की बात की है, हमने 30% कोटा की भी बात कर ली, हमने 70% की भी बात कर ली। और याद रखना 70 आ चुका है, 30 विदिन 2 to 3 मंथ इसके होने के बाद 100% आ जाएगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर को, किस पेपर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस किस टॉपिक से आए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, तो चलो चलते हैं सिलेबस के ऊपर। तो देखो सिलेबस के लिए एक लेटर आया था, इस लेटर के बेसिस पे इन्होंने बता रखा है 30% और 70% का सेम रहता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, ये देखो
सबसे पहले बात करते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट की। देखो एस्टेब्लिशमेंट बोले तो आपका पर्सनल डिपार्टमेंट होगा पूरा, ठीक है। उसके अंदर क्या बोल रहा है कि डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट का क्या स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग किस किस हिसाब से होती है, मतलब क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे कि स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है, ठीक है, या बोले तो पॉइंट्समैन की ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है। उसके अलावा वो क्या बोल सकते हैं, जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस इन रेलवेज, सीनियरिटी कैसे बनती है, लीन कैसे फिक्स होता है, इंटर रेलवे और इंटर डिवीजन ट्रांसफर के क्या रूल्स हैं, डेपुटेशन के क्या रूल हैं। उसके बाद ये मैन पावर प्लानिंग को बोलते हैं एमपीपी, ठीक है, मैन पावर प्लानिंग। उसके क्या तरीके हैं, मतलब एमपीपी का मतलब होता है सेक्शन स्ट्रेंथ क्या है, मैन ऑन रोल कितने हैं, वैकेंसी कितनी है, कितनी % वैकेंसी पे आप काम करवा सकते हो, कितनी वैकेंसी के ऊपर आप किसी को रिलीव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद HOER है, आवर ऑफ जो जिसके हिसाब से हमारी ड्यूटी लगती है ना, वो HOER रूल हो गए। फिर आपके लीव रूल हो गए, पास रूल, मतलब पास कितने साल महीने के लिए वैलिडिटी होती है, पीटीओ कितने महीने के लिए वैलिडिटी होती है। एक क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है कि मान लो 2024 का पास है, ठीक है, और कोई आदमी उसको 1 फरवरी को 1 फरवरी 2025 को निकाल रहा है, तो वो कब तक एलिजिबल रहेगा। तो कोई तो ये सोचेगा कि यार अगर पास 4 महीने के लिए एलिजिबल होता है, मान लो 4 महीने तक होता है, और वो 2024 का पास 2025 में 1 फरवरी को निकाल रहा है, तो वो 4 महीने उसमें जोड़ देगा। बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है, आप चाहे 1 फरवरी को निकलवा लो, चाहे आप 1 मार्च को निकाल लो, वो डेट कौन सी पकड़ता है, 1 जनवरी से पकड़ता है। तो ऐसे थोड़े क्वेश्चन आपको पास पीटीओ के डाल देंगे वो। फिर उसके बाद रेलवे सर्वेंट के जो DAR के रूल होते हैं, ठीक है, इसमें याद रखना, मजाक लगता है लेकिन जो वुमेन उसको लेके, उनकी प्रोटेक्शन को लेके या उनको हरासमेंट को लेके जो रूल्स बना रखे हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा किए करते हैं। और अपने रेलवे में ही नहीं, वो चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा IIT के जो एग्ज़ाम्स होते हैं डेपुटेशन वाले वो हो, जूनियर सुपरिटेंडेंट के पोस्ट एग्ज़ाम्स हों, चाहे क्या बोलते हैं उनके, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, SBF जो होते हैं, स्टाफ बेनिफिट फंड जो होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर रेलवे इंस्टीट्यूशन, रेलवे स्कूल्स हैं उसके ऊपर आएंगे। तो ये पूरा आपको बुक मिल जाएगी JRTIs के अंदर, वहाँ बुक से आप पूरा पढ़ सकते हो सबसे। और फाइनेंशियल रूल के अंदर वही कि फाइनेंशियल रूल जो है वो लगभग सब के लिए बहुत नया है। तो इसकी जो बुक आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जेम का, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग जेम। अगर मैं सिंप्लीफाई बोलूँ, जैसे हमारा फ्लिपकार्ट है, वैसे रेलवे ने क्या किया है, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि कोई भी आदमी को अगर कुछ परचेज करना है तो वो जेम के पोर्टल पे जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हो जेम पोर्टल, वहाँ से वो सामान खरीदेगा। सो दैट एक थर्ड पार्टी से ना लेके वो एक उस जगह से ले जहाँ पर उन्होंने अपने बेचने वाले लोग रखे हुए हैं, जो उनको पता है कि फ्रॉड नहीं करेंगे। तो उस प्रकार के जेम के क्या रूल्स हैं, कितना आपको परसेंटेज जेम में हर साल आपको पैसा उतना खरीदना ही पड़ेगा, ये मतलब रहता है। जो अलॉटमेंट होता है आपको, अलोकेशन होता है आपको जो फंड का, उसका कुछ परसेंटेज होता है वो आपको जेम से ही प्रिक्योर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ये दिखा दो कि जेम में अवेलेबल नहीं है, हम सामान बाहर से खरीद लिए, तो आप 100% नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर बहुत सारे रूल्स हैं, वो उसके लिए भी आपको बुक्स मिल जाएंगी। और बुक्स क्या है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस करते हैं। अगला है ट्रैफिक रूल। ये ट्रैफिक रूल जो है, इसके अंदर देखो सबसे मेन तो 3 चीज़ें हैं वैसे तो, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल, ऑपरेटिंग मैनुअल, और उसके बाद हमारा जनरल रूल, ठीक है। SR ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 3 तो बुक सबसे इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा उसमें क्या क्या चीज़ आती है, तो देखो ट्रैफिक ट्रेन और पावर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्या बना है हमारा, कंट्रोल ऑफिस का सेटअप क्या है, पंचुअलिटी कौन होता है, डिप्टी कंट्रोलर क्या होते हैं, कंट्रोलर क्या होते हैं, चार्ट कैसे बनता है, वो सब चीज़ क्या आती है, PDD क्या होता है, थ्रूपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर हमको देखना रहेगा। तो देखो क्या है, फ्रेट ट्रेन ऑपरेशन, फ्रेट ट्रेन ऑर्डरिंग प्रिंसिपल विद और विदाउट कोऑर्डिनेशन विद क्रू लॉबीज। बिकॉज जब आप AM बन जाएंगे तो हमारा काम कंट्रोल ऑफिस के इंचार्ज बोले तो सीनियर DM रहता है, लेकिन AM जैसे अगर आप कोचिंग बनोगे, AM अगर आप चाहे गुड्स बनोगे, तो गुड्स ट्रेन पूरी जो मूवमेंट होती है वो आप ही की क्या बोलते हैं इशारों पे होगा, डायरेक्ट आप ये बोल सकते हो। सीनियर DM साहब जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन हर जगह वो नहीं हो सकते। तो वो अगर उन्होंने AM को इंचार्ज बना दिया तो वही देखते हैं। तो अगर आपको पता है, अब हमको पता ही नहीं होगा कि ऑर्डर कैसे करते हैं, ऑर्डरिंग करने का प्रिंसिपल क्या है, तो जो भी कंट्रोल ऑफिस में बैठा होगा वो अपने हिसाब से ट्रेन को मूव करवाएगा और कुछ भी एक्सक्यूज देंगे, तो उसके लिए ये बनाए गए हैं। फिर उसके बाद ये पीरियडिकल परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग
परफॉर्मेंस अलॉन्ग विद कंपाइलेशन ऑफ स्टैटिकल डेटाज, पावर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। फ्रेट ट्रेन जो ऑपरेशन है उसमें रनिंग रूम हो गया और इसकी मैनेजमेंट हो गया, क्रू मैनेजमेंट हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी पीटीटी जो होता है वो क्रू मैनेजमेंट पे सबसे डिपेंड करता है। तो क्रू मैनेजमेंट कैसे करना है, कई बार अगर एग्जांपल दूं तो जैसे एक बार केस भी हाईलाइट हुआ था कि कोई आदमी एक ए नंबर लॉबी से काम करना शुरू किया, बी पॉइंट तक गया, वहाँ पर उसको अपनी ड्यूटी ऑफ करनी थी पर वो ड्यूटी वहाँ पर ऑफ नहीं करते और स्पेयर में वापस वहाँ से चल के आ जाते हैं, मतलब जाने में 8 घंटा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने अपना रेस्ट नहीं किया, रेस्ट नहीं लिया, फिर आने में फिर उनको 8-10 घंटे लगे, तो उनकी ड्यूटी कितनी हो गई, 20-22 घंटे की होगी। चलो 20-22 घंटे का जो उन्होंने ओटी वोटी लिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे मेन दिक्कत क्या है, बिकॉज वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ जाके रेस्ट अगर वो अवेल कर देते तो वो क्या होते 8 घंटे के बाद चार्ज लेने के लिए अवेलेबल हो जाते, ठीक है। मतलब वो कोई और ट्रेन पे उनको चार्ज दे सकते थे, बट उन्होंने स्पेयर में खुद को दिखाया, तो क्या हुआ, एक आदमी अगले 22 घंटे प्लस 8 घंटे का रेस्ट उनको देना पड़ेगा, मतलब 30 घंटे तक एक आदमी पैक हो गया, आप उनसे कोई काम नहीं ले सकते। तो क्रू कैसे मैनेज करना है वो इसके अंदर बताया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे रूल हैं, शंटिंग ऑपरेशन के क्या रूल हैं, पार्टिंग के क्या रूल हैं, उसके अलावा विसल के क्या रूल हैं, फिर लोड स्टेबलिंग अगर करनी है तो उसके क्या रूल है, हैंड सिग्नल्स क्या होते हैं, ठीक है, ब्लॉक ट्रेन ऑपरेशन हो गए, ठीक है, ये सारी इसके अंदर आ जाएंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में आएंगे। फिर उसके बाद हमारे बहुत सारे पोर्टल्स बने हुए हैं, ठीक है, फॉइस हो गया, कोइस हो गया, टीएमएस हो गया, फिर उसके बाद सीएमएस हो गया, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, आरटीआईएस हो गया। तो इसके बारे में अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो जो लाइन के स्टाफ रैंक के लोग हैं उनको बहुत नई नई चीज़ें लगेंगी, लेकिन वही है, जेआरटीए की अगर बुक ले लेंगे उसके अंदर हमको सब डिटेल के अंदर मिल जाएगा। फिर ये पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन हो गया, इसके अंदर जनरल मतलब डब्ल्यूटीटी जो है उसके हिसाब से ट्रेन कैसे रन करती है, ठीक है। उसके अलावा पीटीटी, ये देखो दो होता है, डब्ल्यूटीटी वर्किंग टाइम टेबल, पीटीटी पब्लिक टाइम टेबल, ठीक है, जो पब्लिक को हम देते हैं, ठीक है। पंचुअलिटी ऑफ पैसेंजर कैरिंग ट्रेन हो गया, उनकी कैसे हम मेंटेन करते हैं, बिकॉज आईआर के अंदर अगर आप डीएफसी के अंदर हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आईआर के अंदर तो क्या है, इंडियन रेलवे में तो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट देश सेवा है। और देश सेवा कैसे होती है, लोगों को उनके घर तक पहुंचाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हो जाती है कौन सी ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन। उसको कैसे चलाना है, चाहे हमारा माल थोड़ा लेट पहुंच जाए चलेगा, लॉस हो गया चलेगा, पर पैसेंजर ट्रेन टाइम पे चलनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें इसी सब्जेक्ट से निकल के आती हैं, तो वो हमको पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से आते हैं। ये एक नया टॉपिक हमको दिखेगा, वंदे भारत ट्रेन वाला, ठीक है, हाई स्पीड कोऑर्डिनेशन। इसके डेफिनेटली इस पे क्वेश्चंस अच्छे खासे आने वाले हैं, बिकॉज जो एग्ज़ाम ले रहे हैं और जिन्होंने ये चलाई थी वो दोनों टाइम में गवर्नमेंट सेम है। तो डेफिनेटली क्वेश्चंस जो है, हमारे वही मिनिस्टर थे जिन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दी थी, अभी भी वही मिनिस्टर हैं, तो जो क्वेश्चंस है वो इनसे जुड़े हुए पक्का आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें वही एक्सीडेंट, मैंने आपको एक्सीडेंट मैनुअल बताया था, तो एक्सीडेंट और सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो सेफ्टी में तो वही हो गए, लोड स्टेबलिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद एआरएमई जो होती है, कितने टाइम में ऑर्डरिंग करनी पड़ती है, कितने गेट, कितने उसको ओपन डोर मिलने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सीआरएस को क्या होता है, सीआरएस कैसे करते हैं, किस लोकेशन को कितनी बार करते हैं, कितने किलोमीटर के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट अगर होता है तो कैसे उसको एनालिसिस करते हैं। अगर मॉक ड्रिल होती है तो मॉक ड्रिल कौन करता है डिवीजन में, एडीआरएम इंचार्ज होता है, डीआरएम इंचार्ज होते हैं, सीनियर डीएसओ इंचार्ज होते हैं, कौन होते हैं, उस पर हमको क्वेश्चन आएंगे। ये सभी क्वेश्चन हमने हमारी स्टडी के की ऐप पे आपको मिल जाएंगे विद इन 15 डेज। हम 15 दिन और लगेंगे, हम बना रहे हैं उसको, 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे। पेपर मार्च में है, तब तक आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आप एक बार जाके वो कोर्स को जरूर परचेज करें, एक बार, बहुत कोई ज़्यादा नहीं, उस पर हम चार्जेस लगते हैं, जितना हमारा ऐप मेंटेनेंस लगता है उतना ही हम उसमें लगा ले देते हैं, बिकॉज हमारा भी स्टार्टिंग का टाइम है। तो आप एक बार जाएँ, एक बार, और आप वैसे भी सैलरी कमाने वाले लोग हो, एक बार ये जॉब लग गई तो ज़िंदगी एकदम चेंज हो जाती है। स्टेशन से निकल के सीधा डिवीज़न में बैठोगे और डिवीजन जहाँ भी हैं वहाँ पर पानी, लाइट व्यवस्था सब अच्छे से रहती है एकदम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्लानिंग ऑफ ऑन ट्रेन। तो प्लानिंग जो है उसके ऊपर ये सब नए नए हैं। ये तो जीएसटी आ गया, तो ये गतिशक्ति टर्मिनल, जीसीटी बोलते हैं इसको, गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। तो गतिशक्ति टर्मिनल्स हो गए। उसके अलावा ईएसपी, एसआईपी होते हैं, सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान, ठीक है। फिर ईएसपी होगी, इंजीनियरिंग सिस्टमेटिक प्लान आई थिंक, ठीक है। फिर डीसीएन आएंगे इसके अंदर, ठीक है, डिविजनल सर्कुलर रूल, तो वो सब इसके अंदर डिविजनल सर्कुलर नोटिस, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। तो कुछ कुछ मेरा भी आगे पीछे हुआ पड़ा है। तो ये प्लानिंग ऑफ पीएमई हो गया,
पीएमई कितने साल में ड्यू होता है, अगर आपने रिटायर आदमी को वापस से लिया तो उसका पीएमई कितने साल बाद होता है, अगर 55 क्रॉस कर दिए तो उसके कितने साल बाद होता है, रिफ्रेशर कितने साल बाद होता है, ये सब चीज़ इसके अंदर आ जाएगा। लेसिक अगर अगर आपको है तो आगे एलिजिबल हो या नहीं हो, कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो और ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक्स हैं, ये कुछ नए टॉपिक्स हैं, इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। और इसके साथ ही कोर्स ख़त्म हो जाएगा, सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, अभी हमको किससे पढ़ना है उस वीडियो को हम नेक्स्ट में लेके आएंगे, उस कंटेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो टिल देन जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से, हमारी एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। मैं ये नहीं बोलता कि आपका सिलेक्शन 100% ही कर देगा वो, बट अगर आपने वो लिया है और आपके सिलेक्शन होने के चांस 60-40 है या 50-50 है, तो ये एप्लीकेशंस और वो उसके क्वेश्चंस वो आपको 90-10, 80-20 का रेशो लेके जाएगा। बाकी तो फिर 10% तो लग भी होता है। तो अगर चाहिए कि सिलेक्शन हो जाए इजीली तो डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन, बहुत सारी चीज़ें फ्री भी हैं उस पर। और जुड़े रहो स्टडी कीड़ा से। धन्यवाद।